डेली आप लोग शाम के 6 बजे देखते होंगे कि आपकी एक मॉक टेस्ट क्लास आती है और जिसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए जाते हैं और इन सभी प्रश्नों का पैटर्न आपके एग्जाम सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स की तरह ही रखा जाता है। और देखिए, अगर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तब भी ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और कई तरह से आप देखेंगे आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाकर इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, फिर उसके आंसर देने की कोशिश करनी है, फिर आप लोगों को इस क्लास को देखना है और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही रहे थे। ठीक है। और मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूं कि जितने अधिक से अधिक हो सके मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए, उससे आपकी तैयारी की जांच मालूम चलेगी कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंची है। और जब भी आप लोग ओएमआर सीट भरते हैं ना, गोला भरते हैं ना, तो बड़े ध्यानपूर्वक भरा करिएगा, क्योंकि इसमें एक बार अगर गलती हो जाती है ना धोखे से भी, तो सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है यहाँ। ठीक है। तो चलिए, ये आपका 17वां टेस्ट है। अभी तक हम लोग 16 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। 17वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर 3 कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। यानी कि कहने का मतलब है कि इन 3 कथनों में आप लोगों को सही कथन चुनना है। यकीन मानिए, आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस की डिमांड समझ ली ना, समझ में आ गया कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, तो उसके आंसर के आप लोग देने के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ा करिएगा। पहला कह रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह बहुदेशीय होता है। दूसरा आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है, उत्तरोत्तर पोषक रीतियों के साथ ऊर्जा प्रवाह की मात्रा बढ़ती जाती है। तीसरा कह रहा है कि अनुपयोगी प्राथमिक उत्पादन अंततः अपरद में परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो इसमें आप देखेंगे सही पूछ रहा है आप लोगों से। पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह एक ही दिशा में उत्पादकों से प्रारंभ होकर शाकाहारियों से होते हुए मांसाहारियों तक होता है, इसे विपरीत दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता है। तो आप देखिए, पहला गलत कथन होगा। उत्तरोत्तर पोषक रीतियों अर्थात एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा प्रवाह की मात्रा कम होने लगती है। जैसे सौर ऊर्जा का आंशिक भाग ही पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है और यही क्रिया शाकाहारियों एवं मांसाहारियों में क्रमशः दिखाई देती है। और अंततः आप देखेंगे शीर्ष मांसाहारियों में ऊर्जा का अल्पांश ही शेष रहता है। दूसरा भी कथन आप देखेंगे गलत है। और उत्पादकों द्वारा स्थानांतरित उत्पादन जो शाकाहारियों द्वारा अवशोषित नहीं होता है, अनुपयोगी प्राथमिक उत्पादन अंततः अपरद में बदल जाता है, जो कि अपघटकों के लिए ऊर्जा का काम करता है। तीसरा कथन इसमें ठीक रहेगा। पहला दूसरा गलत है, लेकिन तीसरा इसमें गलत है। तीसरा पहला दूसरा गलत है और तीसरा आप देखेंगे सही है। क्या है? सही है। तो आप देखिए, सही पूछ रहा है आपसे, तो केवल 3 सही है ना, तो डी ऑप्शन आप देखेंगे केवल 3 सही है। इसमें क्या लगा दोगे? डी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया होगा। गोला आप लोग भरेंगे तो उसे डी को काला कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आप देख रहे हैं कि आपके सामने 2 कथन दिए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इन दोनों में से आप लोगों को सही कथन चुनना है। पहला कथन कह रहा है कि खाद्य जाल जीवों को खाद्य श्रृंखला की तुलना में भोजन हेतु अधिक विकल्प देता है। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि खाद्य जाल जीवों को खाद्य श्रृंखला की तुलना में भोजन हेतु अधिक विकल्प देता है। दूसरा आपसे कह रहा है कि आहार श्रृंखला को खाद्य जाल के एक भाग के रूप में व्याख्यापित किया जा सकता है। बताइए। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। खाद्य जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है, लेकिन वह एक ही खाद्य जाल के अंतर्गत समाहित रहता है। इस तरह खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा अधिक विकल्प प्रस्तुत करता है। पहला भी ठीक है। और ध्यान देने योग्य बात है कि यदि किसी मध्यवर्ती खाद्य श्रृंखला को हटा दिया जाए तो अनुगामी श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एक खाद्य जाल किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच सभी संभावित ऊर्जा और पोषण का स्थानांतरण है। इसलिए कहा जाता है कि खाद्य जाल किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सबसे अधिक यथार्थ मॉडल है। तो इसमें आप देखें दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है। पहला दूसरा ठीक है। सी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है। इसमें सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से अपरद
और चारण आहार श्रृंखला के बीच भेद को दर्शाता है या दर्शाते हैं। नीचे आप देखेंगे 3 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर इसमें से चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। पहला कह रहा है कि अपरद और चारण आहार श्रृंखला के बीच भेद इनके प्राथमिक उपभोक्ता के लिए ऊर्जा स्रोत हैं। दूसरा कह रहा है कि अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अधिक भाग प्रवाहित होता है। तीसरा कह रहा है कि पादप प्लवक, जंतु प्लवक, मछली, बगुला एक अपरद आहार श्रृंखला का निर्देशन करते हैं। अपरद आहार श्रृंखला और चारण आहार श्रृंखला के बीच भेद इनके प्राथमिक उपभोक्ता हेतु ऊर्जा का स्रोत तथा अर्थात इनका प्रथम पोषक स्तर है। और याद रहे, चारण आहार श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता का आहार हरे पादप उत्पाद होते हैं, जबकि अपरद आहार श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पहला ठीक है। और अपरद आहार श्रृंखला में ऊर्जा का अधिक भाग प्रभावित होता है, दूसरा भी ठीक है। पादप प्लावक, जंतु प्लावक, मछली, बगुला जलीय पारितंत्र में चारण आहार श्रृंखला का निर्देशन करते हैं। किसका? तो तीसरा आप देखें गलत है, पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है। ये आप देख रहे हैं अपरद आहार श्रृंखला का निर्देशन नहीं करते हैं, ये किसका? चारण आहार श्रृंखला का निर्देशन करते हैं, इसलिए तीसरा गलत है इसमें। लेकिन आपने देखा है कि सही पूछ रहा है तो 1 2 सही है ना, 1 2 डी में होगा। आप देखेंगे केवल 1 और 2 कथन बिल्कुल ठीक है इसमें, डी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। कितने? 3। और नीचे दिए गए कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है इसमें। बताइए। तो आप देखिए पहला कथन कह रहा है चारण आहार श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होकर शाक भक्षी होते हुए मांसाहारी तक चलती है। दूसरा कह रहा है कि कीटों का फसलों तथा वृक्षों से भोजन प्राप्त करना अपरद आहार श्रृंखला का उदाहरण है। तीसरा कह रहा है अपरद आहार श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर अपघटक होते हुए परभक्षी तक चलती है। सामान्यतः पारिस्थितिकी तंत्र में 2 प्रकार की आहार श्रृंखलाएं होती हैं, एक चारण आहार श्रृंखला और एक अपरद आहार श्रृंखला। और चारण आहार श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होकर शाक भक्षी और होते हुए मांसाहारी तक चलती है। पहला ठीक है। क्या है? पहला ठीक कह रहा है। और चारण आहार श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होकर शाक भक्षी होते हुए मांसाहारी तक चलती है। समझ रहे? चारण आहार श्रृंखला के उदाहरण मवेशियों का घास स्थलों में चरना, वनों में हिरण का चारण ये है। कीटों का फसलों तथा वृक्षों से भोजन प्राप्त करना भी चारण आहार श्रृंखला के ही उदाहरण है। तो दूसरा आप देखेंगे गलत है। अपरद आहार श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर अपरद भक्षी होते हुए परभक्षी तक जाता है एक तरह से, ठीक है। और अपरद आहार श्रृंखला के उदाहरण करकट, फिर केंचुआ, फिर आप देखिए कुक्कुट, साव, फिर बाज आएगा। तो इसमें आप देखेंगे तीसरा भी ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं कि पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है। लेकिन ठीक पूछा है इसमें तो केवल 1 2 3, क्या केवल 1 और 3 सही है, 2 गलत है ना। तो बी में है ना, तो बी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। क्या? बी ऑप्शन लगा देंगे। यहां आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है कि सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है। अगर सही नहीं पूछ रहा है तो उसका आंसर अलग होगा, और सही पूछ रहा है तो उसका आंसर अलग होगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया होगा? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के सही क्रम को चुनिए। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के सही क्रम को चुनिए। सौपोषी, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, अपघटक। बी कह रहा है सौपोषी, शाकाहारी, अपघटक, मांसाहारी, सर्वाहारी। तीसरा कह रहा है शाकाहारी, सौपोषी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। 4 कह रहा है सौपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। तो इसमें आप देखिए सौपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। सौपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। सौपोषी आप देखिए पारितंत्र के सभी जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। इनमें अधिकांश हरे पादप आते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। शाकाहारी की बात करें तो जो प्रत्यक्षतः पौधों को खाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, पक्षी, कृंतक, जुगाली करने वाले जंतु। मांसाहारी में जो शाकाहारी जंतुओं को भक्षण करते हैं, उदाहरण के लिए मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, बाघ। सर्वाहारी में ऐसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं, उदाहरण के लिए सुअर हो गया, भालू हो गया, हम मनुष्य खुद हो गया। अपघटक या प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों के मृत अवशेष का भक्षण करते हैं और पोषक तत्वों के चक्रण में सहायता कहते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए। तो इसमें आप लोग क्या लगा देंगे? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के सही क्रम कौन सा है? डी, सौपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटक। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए, इन चारों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। खाद्य श्रृंखला केवल एक ही प्रकार के जीवों में पाई जाती है। दूसरा कह रहा है खाद्य श्रृंखला विभिन्न खाद्य जालों का समूह है। तीसरा कह रहा है खाद्य श्रृंखला की कड़ी उत्पादक से आरंभ होती है। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न सोपानों को पोषण स्तर कहा जाता है। बताइए इसमें सही क्या लगाओगे? खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों का क्रम है जिसमें उत्पादक से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और याद रहे, ऊर्जा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा तंत्र में से ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है और अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है। यही कारण है कि खाद्य श्रृंखला में सोपानों की संख्या 4 से 5 तक सीमित हो जाती है। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखलाओं के समूहन से निर्मित होता है और खाद्य श्रृंखला में विभिन्न सोपानों को पोषण स्तर से चिन्हित किया जाता है। इसमें आप देखिए, पोषण स्तर में सौपोषी हरे पादप उत्पादक, विषमपोषी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, विषमपोषी मांसाहारी ये द्वितीय उपभोक्ता, विषमपोषी मांसाहारी तृतीय को उपभोक्ता, और आप देखिए विषमपोषी सर्वोच्च मांसाहारी चतुर्थ उपभोक्ता रहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 और 4 ठीक था, 2 और 1 और 2 बिल्कुल गलत था। लेकिन इसमें आप देखेंगे सही पूछा है आपसे, तो 3 और 4 जिसमें होगा वही लगा देंगे। 3 4 किसमें? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें सी ऑप्शन ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दिए गए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इन दोनों में से आपको सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह प्रतिपादित करता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पादित किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। दूसरा आपसे कह रहे हैं कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यह प्रतिपादित करता है कि ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता जब तक कि ऊर्जा का पतन किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित ना हो। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक महत्वपूर्ण प्रकार है और जिसके अंतर्गत ऊर्जा का संचयन एवं व्यय ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो यह प्रतिपादित करता है कि ऊर्जा ना तो सृजित की जा सकती है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित की जा सकती है। जैसे सौर ऊर्जा, भोजन ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इसके अनुसार ऊष्मा कम तापमान वाली वस्तु से अधिक तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है और उत्पादक से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक ऊर्जा का स्थानांतरण ही ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। यह एक देशीय होता है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी ठीक था और दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। इसमें दोनों कथन आपके बिल्कुल ठीक है। सही पूछ रहा है तो क्या लगाया होगा आप लोगों ने? दोनों है ना, 1 2 दोनों, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन से सामान्य जलवायवीय परिस्थितियों में अपरदन के अपघटन की दर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सामान्य जलवायवीय परिस्थितियों में अपरदन के अपघटन की दर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? नाइट्रोजन की प्रचुरता, लीग्रीन की कमी, काइटिन की प्रचुरता। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर देना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे कि काइटिन की प्रचुरता होगी। अपरद की रासायनिक गुणवत्ता शर्करा सहित जल के घुलनशील पदार्थ पॉलीफेनॉल्स, लिग्निन, काइटिन के अनुपातिक मात्रा पर निर्भर करती। इस तरह से अपरद में किसी निश्चित पदार्थों का संचयन अपघटन दर को बढ़ा या घटा सकता है। और याद रहे, सामान्य जलवायु परिस्थितियों में लिग्निन और काइटिन की प्रचुरता अपघटन की दर को कम कर देती है। वही प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन वाले अपरदन में लिग्निन की कमी अपघटन की दर को तीव्र कर देती है। और कहा जा सकता है कि प्राकृतिक अवस्था में अपघटन की वास्तविक दर पर्यावरणीय अवस्था तथा अपरद की गुणवत्ता के संयुक्त प्रभाव पर निर्भर करती है। तो इसमें आप देखिए तीसरा ही केवल ठीक था ना, तो इसमें सही पूछा है आपसे, तो केवल 3 किस में है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपकी शुरुआत है टेस्ट की। आप देखेंगे आगे जो क्लास रहेंगी उनमें और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिन पैटर्न जो बदल रहा है उस तरह के भी क्वेश्चंस देखेंगे। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, हर तरह के देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक तापमान तथा नम जलवायु अपघटन की दर को अवरुद्ध कर देते हैं। दूसरा कह रहा है कि उच्च अक्षांशों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपघटन काफी तेजी से होता है। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिक तापमान तथा नम जलवायु अपघटन की दर को अवरुद्ध कर देता है। उच्च
अक्षांशों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपघटन काफी तेजी से होता है। तो अधिक तापमान सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा आर्द्र नम जलवायु वाली स्थितियों में अपघटन काफी तेजी से होता है। इस स्थिति में अपघटन कुछ सप्ताह में यानी कि महीनों में ही हो सकता है। और ध्यान देने योग्य बात है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, उच्च अक्षांशों में अपघटन की दर निम्न हो जाती है। और दरअसल निम्न तापमान में अपघटन की क्रिया पर्याप्त नमी के बावजूद भी कमजोर पड़ जाती है। इस स्थिति में अपघटन की क्रिया में कई वर्ष या दशक लग सकते हैं। वहीं उच्च तापमान के बावजूद लंबे समय से शुष्क मृदा में भी अपघटन की दर धीमी हो जाती है। दोनों कथन आप देखेंगे बिल्कुल गलत हैं। और आप देखते हैं इनमें सही पूछ रहा था, तो ना एक सही है ना ही दूसरा सही है, यानी कि आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट होगा। डी ऑप्शन कैसा होगा? बिल्कुल ठीक होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। आपके सामने दो कथन दिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से आपको सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि पोषण निश्चलता से अभिप्राय दूसरे जीवों के लिए पोषक तत्वों की का सरलता से उपलब्ध होना है। दूसरा आपसे कह रहा है कि पोषण निश्चलता पारिस्थितिक तंत्र से पोषक तत्वों का दोहन है। पोषक निश्चलता का तात्पर्य दूसरे जीवों के लिए पोषक तत्वों की अस्थायी रूप से अनुपलब्धता है। पहला गलत है। निश्चित परिस्थिति में मृदा के पोषक तत्व सूक्ष्म जीवों के जैव भार से बच जाते हैं और अन्य जीवों के लिए अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहते हैं। पोषक तत्वों का सूक्ष्म जीवों के साथ यह सहयोग पोषण निश्चलता कहलाता है। और पोषक तत्वों की निश्चलता पारिस्थितिक तंत्र से पोषक तत्वों के बहाव दोहन को रोकती है, जिससे पोषक तत्वों का संरक्षण अधिक समय तक हो सकता है। दूसरा भी आप देखते हैं गलत है। पोषक तत्व निश्चित अनिश्चित काल तक निश्चल रहते हैं और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु के उपरांत इनका खनिजीकरण हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी गलत था और दूसरा भी गलत था, यानी कि दोनों आपके गलत थे इसमें। और सही पूछ रहा था, तो ना एक सही है ना ही दूसरा सही है, यानी कि इसमें भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन आप लोग गोला भर देंगे डी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन दोनों दो कथन दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही चुनना है। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से उर्वरकता में वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है कि खनिजीकरण मृदा में पोषक तत्वों को कम कर देता है। क्या खनिजीकरण मृदा में पोषक तत्वों को कम कर देता है? बताइए। ह्यूमस निर्माण के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीवों के जैव भार में बढ़ोतरी होती है और आप देखेंगे कि एक गहरे रंग का रवाहीन पदार्थ जम जाता है। सामान्यतः ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से भूमि उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। पहला बिल्कुल ठीक कह रहा है। खनिजीकरण के कारण का अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन होता है CO2 H2O, और साथ ही मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व मुक्त हो जाते हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की अधिकता होती है। और दूसरा आप देखते हैं कि गलत हो गया इसमें। और याद रहे, ह्यूमस सूक्ष्मजीवी क्रियाओं के लिए काफ़ी प्रतिरोधी होता है। इसका विघटन बहुत मंद गति से होता है। किससे? मंद गति से। तो इसमें आप देखेंगे केवल एक ही सही था, पहला कथन ठीक था ना, तो ए ऑप्शन आप लोग इसमें लगा देंगे। क्या लगा दोगे? ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन, अपघटन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही क्रम का निर्धारण आपको करना है। क्या करना है? निर्धारण करना है। निश्चालन विखंडन अपपाचन, निश्चालन अपपाचन विखंडन, अपपाचन विखंडन निश्चालन, विखंडन निश्चालन अपपाचन। तो इसमें आप देखिए विखंडन निश्चालन अपपाचन होगा। अपघटन के दौरान कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसे मुख्य रूप से विखंडन, अपरदन का टूटना, निश्चालन तथा अपपाचन में विभाजित किया जाता है। विखंडन क्रिया, इसमें अपरदहारी द्वारा अपरदों का भौतिक विखंडन किया जाता है। और जब अपरद इन प्राणियों की पाचन नली से होकर गुजरते हैं तो वह टूट जाते हैं। फलस्वरूप अपरद का पेशीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और निश्चालन द्वारा विखंडित अपरदन से घुलनशील पदार्थ यथा शर्करा पोषक तत्व अलग हो जाते हैं। अपपाचन जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा बाह्य कोशीय एंजाइमों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें सामान्यतः अपघटनकारी अपरदों का एंजाइमी रूपांतरण सामान्यतः अवयवों तथा अकार्बनिक पदार्थों में होता है। यह जानना आवश्यक है कि अपघटन की तीनों प्रक्रियाएं विभिन्न अपघटित होने वाले पदार्थों पर समानांतर चलती हैं और अपघटन में से मृदा में ह्यूमस का निर्माण और खनिजीकरण होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इन दोनों में से आपको सही कथन चुनना है।
पहला कह रहा है कि अपघटन के दौरान अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में टूटते हैं। दूसरा कह रहा है कि अपघटन की क्रिया मृदा की निचली परतों में होता है। किसमें? परतों में होता है। अपघटन एक महत्वपूर्ण पोषण चक्रीय क्रिया है। इसके अंतर्गत जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा अकार्बनिक पोषक तत्वों में टूट जाता है। मृदा की ऊपरी सतह अपघटन की क्रिया के लिए उपयुक्त स्थान है। और याद रहे, उत्पादन की क्रिया को जारी रखने के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है जो अपघटन क्रिया द्वारा ही प्राप्त होते हैं। और समय के साथ अपघटनकारी पदार्थ के भार में जारी रहता है और जब तक कि वह पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए। यानी कि दोनों कथन क्या है? बिल्कुल गलत बता रहा है। तो उसमें ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, यानी कि डी ऑप्शन ही लगाओगे और क्या लगा सकते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आप देखते हैं दो कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, कौन से कथन सही है? गहरे जल में उत्पादकता गहराई के साथ बढ़ती जाती है। ज्वार नद मुख पर सर्वोच्च उत्पादकता पाई जाती है। यह आप देखें, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश की कमी के कारण सीमित उत्पादकता होती है। यह जल में गहराई के साथ चरघातांकी क्रम में घटती है। पहला गलत है। ज्वार नद मुख जो कि महाद्वीप व महासागरों का मिलन स्थल होता है, सर्वोच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र होता है। दूसरा ठीक है इसमें, तो इसमें दूसरा ठीक है, पहला गलत है, दूसरा ही पूछा है तो केवल बी हो जाएगा ना, केवल दो सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन दो में से आपको सही कथन चुनना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उच्च स्तरीय वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। दूसरा कह रहे हैं मरुस्थल की वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। या आप देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता सबसे उच्च स्तर की होती है, ना कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। पहला आप देखें गलत हो गया। और मरुस्थल की वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता निम्न होती है किंतु शून्य नहीं होती है, तो इसमें आप दूसरा भी गलत है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों गलत हैं बिल्कुल इसमें, तो ना ही एक सही होगा ना ही दो सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आज का टेस्ट था, 17वां टेस्ट। आपके कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर भेजिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।